गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जैव विकास के बारे में बताया गया था, तो जिनमें प्रमाणों का उल्लेख किया गया था। प्रमाणों में आपको सभी प्रमाण बताए गए हैं। फिर इसके बाद आता है जैव विकास की पुष्टि के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो लैमार्कवाद है, जो आपको कल बताया गया था थोड़ा सा, लैमार्किज्म बोलते हैं, और एक होता है डार्विनवाद और एक है उत्परिवर्तनवाद। ये तीन सिद्धांत आपको बताए गए हैं। उत्परिवर्तनवाद, ये तीनों सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से डार्विनवाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी है, बाकी पूछे सभी जाते हैं। ठीक है, तो लैमार्किज्म और एक होता है डार्विनिज्म और एक होता है म्यूटिलिज्म। यानी लैमार्कवाद लैमार्क का सिद्धांत, डार्विनवाद डार्विन का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत। वाद बने सिद्धांत। जो लैमार्कवाद दिया था वो लैमार्क वैज्ञानिक लैमार्क ने दिया था। डार्विनवाद डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। और उत्परिवर्तनवाद दिया था ह्यूगो डी व्रीज। ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, जो इन्होंने अपने अपने सिद्धांतों को, तथ्यों को रखा था। उनमें से आपको कल बताया गया था लैमार्कवाद। तो जैव विकास की पुष्टि के लिए लैमार्क ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। इन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में जैव विकास के कुछ तथ्य बताए। एक तो प्रत्येक जीव में आकार की वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक जीव में आकार किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार उसकी संरचना बनती है, वो उसके बारे में बताया गया। दूसरा बताया गया वातावरण का सीधा प्रभाव। प्रत्येक जीव में वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरा बताया गया अंगों का उपयोग अनुपयोग। तो जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है वे अंग विकसित होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किए जो उपार्जित लक्षण के आधार पर बताए। तो तीसरा है अंगों का उपयोग अनुपयोग। चौथा था आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागत। ये क्या होते हैं? वातावरण के प्रभाव तथा अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण। तो जो जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं या जो जीवों में नए लक्षण दिखाई देते हैं उसी को उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं। उपार्जित लक्षण क्योंकि संतानों में पहुंचते हैं इसलिए ये वंशागत होते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने आलोचना भी की। प्रयोग क्या बताया था कि जैसे अंगों का उपयोग अधिक होने से विकसित होते हैं, जिन अंगों का उपयोग नहीं होता वो क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं और शेष के रूप में रह जाते हैं। तो उसी के आधार पर उन्होंने प्रयोग दिया अफ्रीकी जिराफ का। जिराफ क्या होता है कि जो जिराफ कहाँ है? अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अब पहले के जो जिराफ थे वो समान आकार की, उनकी टांगे और गर्दन समान आकार की थी। लेकिन वहाँ की क्लाइमेट परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ की वनस्पतियाँ डैमेज हो गई, केवल लंबे पौधे ही बचे। उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी अगली टांगों और गर्दन का उपयोग किया। लगातार उन्होंने, क्योंकि भोजन प्राप्त करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भोजन पत्तियों से प्राप्त करते थे, जिसके कारण वो अपनी गर्दन को ऊपर की ओर खींचते थे और अगली टांगों को उठाते थे। तो अगली टांगों और गर्दन के लगातार अंगों के उपयोग होने से उनकी गर्दन और अगली टांगें लंबी होती हैं, जो एक स्थायी जिराफ का कारण बनी। इसी प्रकार हमारे पूर्वज जो सर्प थे उनमें पैर पाए जाते थे, लेकिन उनको बिल और झाड़ियों में घुसने में असुविधा होती थी, तो उन्होंने पैरों का उपयोग छोड़ दिया। धीरे धीरे उनके पैर लुप्त होते गए और वर्तमान में जो सर्प हैं वो पैर विहीन हैं, उनमें पैर नहीं पाए जाते। तो ये इस आधार पे बताया कि जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अंग विकसित होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना की, कुछ वैज्ञानिकों ने समर्थन भी किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना की। लैमार्कवाद की आलोचना क्या थी? तो आलोचना में पहला कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि इन्होंने बताया कि जैसे पहलवान की संतान पहलवान नहीं होती। कारण क्या है कि पहलवान क्योंकि वो कसरत करता है, मेहनत करता है, तो वो कायिक लक्षण जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते हैं। जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत होते हैं। इसलिए पहलवान की संतान पहलवान नहीं होती।
डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर नहीं होता, वो उसके सेल्फ पे, ये पैतृक नहीं है। संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, कायिक लक्षण। ठीक है, जैसे पहले एक परंपरा थी कि अगर कान छिदवा देंगे बच्ची के तो कभी जो है इसको, जो इसकी संतान होगी तो उसको कान नहीं छिदवाना पड़ेगा, मतलब उसकी जो संतान होगी उसमें भी कान छिदे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, तो ऐसा नहीं उसकी संतान विकलांग पैदा होगी। ये सब क्या है, कायिक लक्षण है, वंशागत लक्षण नहीं है। ठीक है, तो पहली आलोचना ये थी कि पहलवान की संतान पहलवान क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कायिक लक्षण वंशागत नहीं होते। फिर उन्होंने बताया, इनमें एक वैज्ञानिक थे बीजमान, उन्होंने 21 पीढ़ी तक, बीजमान एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम चूहे की पूंछ काट देंगे तो जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, पूंछ विहीन होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, कायिक लक्षण। आपने किसी अंग को हटा दिया, वो कायिक लक्षण। जो जीन के माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, वही लक्षण पैतृक लक्षण या अनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाते हैं। इसलिए जो है बीजमान ने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि जीव द्रव्य जो है जनन क्रिया में भाग लेता, जनन द्रव्य के कारण निरंतरता बनी रहती है, वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बीजमान ने। तो बीजमान ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था बीजमान ने, आलोचना की। फिर इसके बाद आता है डार्विनवाद। डार्विनवाद में देखिए, इन्होंने समुद्र की यात्रा की थी बीगल नामक जहाज से। डार्विन ने बीगल नामक जहाज से समुद्र की यात्रा की थी और उन्होंने विभिन्न जातियों के बारे में अध्ययन किया और उनके तत्वों को पहचाना, और उसके आधार पर उन्होंने जैव विकास की पुष्टि भी की और बताया। पहला इनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, या जीवन की उत्पत्ति। डार्विन की पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति तो ओपैरिन ने बताया था, जातियों की उत्पत्ति ये इनकी पुस्तक का नाम था। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था। इनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। और उन्होंने अपनी पुस्तक जातियों की उत्पत्ति में जैव विकास के बारे में बताया। उन्होंने पहला बताया कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। जैसे एक मादा मक्खी एक बार में लाखों अंडे देती है, एक सीप एक बार में 10 लाख अंडे देती है। इस प्रकार जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया कि जो जीव होता है अगर है तो उसमें जो है क्या होगी, जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा होगा कि वहां पर पूरे वातावरण में केवल जीव ही जीव दिखाई देंगे। तो इसलिए ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता तो होती है, लेकिन अगर ये डेड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद इनका वातावरण में संतुलन बना रहता है, क्योंकि कोई भी जीव उत्पन्न होगा तो वो डेड भी होगा। और जब वो डेड होते हैं, क्योंकि वो डेड किस कारण से होते हैं, क्योंकि उनको जीवन संघर्ष करना पड़ता है, और जीवन संघर्ष में जो सफल होते हैं वही जीव आगे पहुंच पाते हैं, बाकी वो खत्म हो जाते हैं, जिससे वातावरण में उनका संतुलन बना रहता है। दूसरा है, पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, तो ये तो बता दिया। दूसरा है आपका जीवन संघर्ष। प्रत्येक जीव में भोजन, आवास, रहने के लिए, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब जातियों के बीच आपस में भोजन के लिए, आवास के लिए, जल के लिए, प्रकाश के लिए, जितने भी वातावरण आपके कारक हैं उनसे के लिए
संघर्ष करना पड़ता है उसी को कहते हैं जीवन संघर्ष, लाइफ स्ट्रगल। और जीवन संघर्ष कई प्रकार का होता है। पहला है सजातीय जीवन संघर्ष, जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहते हैं सजातीय जीवन संघर्ष। सजातीय जीवन संघर्ष जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो जीव, ये बहुत घातक संघर्ष इसमें होता है, क्योंकि इसमें सभी जीवों की आवश्यकताएं क्या होती है, एक समान होती है। और जो दूसरा होता है अंतरजातीय, दूसरा होता है अंतरजातीय जीवन संघर्ष, जब अलग अलग जातियों के बीच आवास, भोजन, प्रकाश के लिए संघर्ष होता है, उसे अंतरजातीय जीवन संघर्ष कहते हैं। उनमें एक दूसरे के जो जीव होते हैं शत्रु होते हैं, क्योंकि जब उनकी आवश्यकताएं अलग अलग है, हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग है, वो उसको लेना चाहता है, तो वो जो है क्या होगा, उसमें भी संघर्ष, एक दूसरे से झगड़ा होने लगता है जीवों का। जैसे कई चींटियां हैं तो भोजन के कण उठा रहे हैं, तो उसमें जो ताकतवर होती है उसको उठा लेती है और अपना भागने लगती है। तो हर जीव एक दूसरे से संपर्क में आकर के भोजन के लिए, आवास के लिए, प्रकाश के लिए संघर्ष करता है, वो अंतरजातीय होता है। इसके बाद आता है वातावरणीय जीवन संघर्ष। भूकंप, बाढ़, तूफान, आंधी, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें भी जीव जीवन संघर्ष करता है। इसलिए क्योंकि उसको अगर वो जीवन यापन करने के लिए वो आवश्यकताएं नहीं पूर्ण होगी तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो प्रत्येक जीव, आपने देखा होगा कि बारिश होती है, बहुत से जीव बह जाते हैं, ठीक है, बहुत से जीव संघर्ष करके पत्तियों पर या किनारे पर रुक करके डालियों वगैरह में चढ़ करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो जो वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं, यानी जीवन संघर्ष में जो जीव सफल हो जाते हैं वही जीव योग्य जीव कहलाते हैं। इसलिए उसे योग्यतम की उत्तर जीवता भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ 3 चरण बताए गए। जीवों में संतान उत्पन्न की प्रचुर क्षमता, दूसरा जीवन संघर्ष, इसके बाद आपको बताया जाएगा योग्यतम की उत्तर जीवता का सिद्धांत या योग्यतम की उत्तर जीवता क्या है। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।